स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स बीएससी वेव एंड ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 1। इस यूनिट के दो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हमारे डिस्कस कर लिए हैं। एक तो है कि ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगों की चाल एक डोरी में, आदर्श डोरी में कैसे होती है, उसके मोड ऑफ वाइब्रेशंस कैसे होते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। और दूसरा साउंड वेव या फिर मैं कहूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग की चाल किसी तरल में, तरल का तात्पर्य है गैस या किसी प्रकार के लिक्विड में किस प्रकार से होता है और उसके बिहेवियर कैसे होते हैं, जिस आधार पर हम लोगों ने साउंड वेव की एक्चुअल स्पीड कितनी होती है उसे कैलकुलेट किया था, जिसके थ्रू अपन न्यूटन के फॉर्मूले और न्यूटन के फॉर्मूले में लाप्लास ने जो करेक्शन दिया था उसको स्टडी किए थे। आज हम अपने इस यूनिट नंबर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के सिलसिले में फिर से अनदर न्यू टॉपिक जिसका टाइटल है एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब जब वेव किसी मीडियम में संचरित होती है, ट्रांसमिट होती है, तो कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ पे एनर्जी की डेंसिटी अपने व्यवहार को प्रदर्शित करती है, कैसे पार्टिकल्स एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, उस चीज को इस टॉपिक के थ्रू अपन समझेंगे। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत पहले के मुकाबले बहुत कम कर दिया गया और स्पेसिफिक भी है, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक, जो थ्योरी टाइप का होता होगा या प्रैक्टिकल जैसा, उन पे मैं उसको तो आपके ऊपर ही डिपेंड करूंगा। तो इस बार के क्लासेस बनाने में थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गए हैं हम, जो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उसको अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स के लिए और अपन स्पेसिफिक हो पाए। ठीक, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि तरंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि माध्यम में जो प्रगामी तरंग है, प्रगामी कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले कणों को ऊर्जा क्या करती है जी, प्रदान करती हुई चली जाती है। इस प्रकार तरंग स्रोत मतलब जो सोर्स है जहां से एनर्जी वेव प्राप्त करता है कि ऊर्जा माध्यम को क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। जिस भी माध्यम में वेव ट्रेवल करता है उसमें वेव सोर्स की एनर्जी ट्रांसमिट होती चली जाती है। तो तरंग संचरण से माध्यम में अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करते हैं। ठीक, क्या होता है, माध्यम के जो कण है तरंग संचरण से माध्यम में अपने माध्य स्थिति की दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करते हैं। इस प्रकार माध्यम की संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। ठीक, तरंग संचरण से माध्यम के कण, यहाँ एक टर्म आएगा, तरंग संचरण से माध्यम के कण या माध्यम में जो कण है वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर ऑसिलेट करते हैं। ठीक, तो सिंपल तरीके से अपन को इसको लेते हुए चलना है। हम ये आइडियल फॉर्म जानते हैं वेव के इक्वेशन का, ये इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई वेग वेलोसिटी v से कोई वेव चल रही है तो उसका इक्वेशन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स। ये एक रूप है, और भी इसके कई फॉर्म होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इसको बताया है। स्टार्टिंग यहीं से लेके अपन को चलना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे सिंपल तरीके से अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू a साइन, ठीक, ओमेगा टी माइनस फाइव ऐसे करके। ठीक, या y इज इक्वल टू, सिंपल और सिंपल करूं मैं तो a साइन ओमेगा टी ऐसे, इस वाले को अगर आप देखें तो। और ये जो t होता है उसको हम लोग और एक तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं, आपको पता है उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि t माइनस एक्स बटे वी, क्योंकि इतना वैल्यू वो पीछे होता है। और ओमेगा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2 पाई न्यू होता है, न्यू या फिर n यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू n। ठीक, तो इस तरह से उसको दोनों को एडजस्ट करके आपको 2 पाई बाई लैम्डा इस ओमेगा वाले टर्म की जगह मिल जाएगा। ठीक, जब इसको आप एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ये वही है vt माइनस एक्स जो लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो वही वाला वेव फिर ऐसे बदल गया है आपका, सिंपल है। इस रूप को, इस वाले फॉर्म को, ओमेगा की वैल्यू v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है जो रिलेशन, उन सब के थ्रू ये एक सिंगल इक्वेशन मिला जो कि एक प्रोग्रेसिव वेव को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब चूंकि माइंड में एक ओवरऑल आप एक चित्र ये रखिए कि भाई आपको इस स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी निकालना है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये जो दिया गया है विस्थापन, प्रोग्रेसिव वेव के विस्थापन का समीकरण है।
इसको एक बार डिफरेंशिएट करके हम जो पाएंगे वो वेग कहलाएगा, जिसको यू से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तरंग का वेग। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक बार अवकलन कर देंगे। हमें जब स्थितिज ऊर्जा निकालनी रहेगी तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किए गए कार्य की जरूरत पड़ेगी, कार्य के लिए बल निकालना पड़ेगा। और बल बराबर क्या होता है जी, F इज इक्वल टू सिंपल तरीके से ma, और a क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण निकालने के लिए फिर इसी इक्वेशन को मैं फिर से डबल डेरिवेटिव करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को, कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के तहत एक बार आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और फिर से डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट है कि अगर इस ये डायग्राम में आप देखेंगे कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अगर इस तरह से ट्रांसमिट हो रही है तो मीडियम का एक छोटा सा भाग, माध्यम का एक छोटा सा भाग dx हम ले लेते हैं, और उस छोटे से भाग dx में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। फिर इसको जनरलाइज्ड कर देंगे पूरे पूरे मीडियम के लिए फॉर्मूले को, है ना। तो फिलहाल ये इक्वेशन नंबर 1 था, एक बार डिफरेंशिएट करें तो u की वैल्यू ये आई, है ना। dy बाई dt करेंगे तो a वैसे रहेगा sin 2 पाई बाई लैम्डा का cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x होगा, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए एक्स्ट्रा क्या क्या आएगा, 2 पाई v बाई लैम्डा, और ये t का 1 और x के लिए तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये वाला वैल्यू, तो 2 पाई वी ए बाई लैम्डा कॉस 2 पाई बाई लैम्डा वीटी माइनस एक्स, तो ये मिल गया। सिमिलरली इसका डबल डेरिवेटिव भी करके अपन रख लेते हैं ताकि अपन को पता चले कि एक्सेलरेशन में उसका यूज करेंगे। तो सिंपली उसी पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर आपने डबल डेरिवेटिव किया, यहाँ यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 को फिर से डेरिवेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए, तो d2y बाई dt स्क्वायर, एक कॉस का क्या होगा, साइन होगा लेकिन माइनस के साथ, तो साइन 2 पाई बाई लैम्डा वीटी माइनस एक्स ये आएगा। ठीक, और उसके बाद 2 पाई वी ए बाई लैम्डा था, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज है, 2 पाई वी बाई लैम्डा फिर से आएगा, और माइनस साइन उसकी वजह से आया है। ठीक, और ए ऑलरेडी यहाँ पर था आपके पास, तो ये मिलकर ये स्क्वायर वाला टर्म बन गया। ए के साथ अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज और है, इसको ऐसे लिखें या फिर ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ए के साथ जो इसको लिखते हैं वो y के बराबर है, जो पहले इक्वेशन के बराबर है, तो उसको वैसे भी लिखा जा सकता है। ये देखिए ऐसा, है ना, कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। ठीक, तो एक जनरल वे में अपन इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये y की जगह हम लोग इतना रख सकते हैं किताबों के अकॉर्डिंग ना, हम यहाँ पे पर्पस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक, अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे करेंगे कि माना तरंग संचरण की दिशा में माध्यम का एक कंपनशील परत लेयर जिसकी मोटाई dx है, वो पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया कि छोटा सा लेयर हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, ये वाला। ठीक, जिसकी मोटाई कितना ले लिए हैं, dx ले लिए हैं, जो कि वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, तो और जिसके अनुप्रस्थ काट का एरिया, जो एरिया क्रॉस सेक्शनल है, वो हमने कितना मान लिया, इकाई मान लिया है, मतलब a इज इक्वल टू 1 है। एवं इस पर्टिकुलर मीडियम का डेंसिटी कितना है जी, रो है। तब सूक्ष्म परत में स्थित कणों का द्रव्यमान क्या होगा, घनत्व गुणा आयतन। ठीक, घनत्व गुणा आयतन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घनत्व, किसी भी चीज का घनत्व रो इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर मास हम निकालना चाहते हैं m, तो वो होगा घनत्व गुणा वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कितना उसका विड्थ है और कितना उसका एरिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया गुणा विड्थ को उसके, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही हम लोगों ने यूनिट चयन कर लिया है 1, तो क्या मिला है आपको, रो इंटू डी एक्स। क्या चीज है, मास है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये मैंने एक्सप्लेन किया उस चीज को आपको। ठीक है, अब कणों की गतिज ऊर्जा कैसे निकलती है जी, 1/2 m u स्क्वायर या वेलोसिटी स्क्वायर। तो u का मान आपने निकाला था, तो 1/2 m के जगह ये रख दोगे, और u के जगह वो हमने डिफरेंशिएट करके जो निकाला था ये पूरा उसको रख दिए, और जो कि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हो गया। ठीक, इक्वेशन रख दिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, स्क्वायर को आपने वैल्यू को अंदर किया, ये 2 से 4 होगा, कटेगा, ये सारा चीज करके एडजस्ट करके आपको ये मिलेगा। ठीक, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, n जहाँ की फ्रीक्वेंसी है ना, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा है, मतलब v बटे लैम्डा को मैं n लिख सकता हूँ, इसलिए ये जो v बटे लैम्डा आया है ये वाला, उसके जगह क्या लिख लिए यहाँ पे, n स्क्वायर लिख लिए हैं। तो ठीक, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो dx और cos स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x, ये आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई। ठीक, इस रूप में।
ठीक, चाहे इस रूप में, इस रूप में, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है ना, बिकॉज हम इसको इंग्लिश मीडियम की किताब से रेफर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चीजें रहती हैं, बट मेन पर्पस ध्यान में रखिएगा, मेन फॉर्मूले में एन आता है, फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या होगा, वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर ऑसिलेट कर रहा है, मतलब उसमें कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है मतलब उसमें कोई कार्य भी करना पड़ रहा होगा। तो कार्य मीन पोजीशन से दोनों ओर जब ऑसिलेट होता है तो नेगेटिव पोटेंशियल एक काम करता है उसमें। तो परतों के कणों पर लगने वाला बल F बराबर mf होगा। तो m तो निकाल चुके हो आप अभी यहाँ ना, रो dx, और F क्या है पहले मैं निकाल चुका हूँ डबल डेरिवेटिव करके, जो ये वाला इक्वेशन देखिए, F मतलब त्वरण, ये वाला, तो इसकी पूरी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे अपन। ठीक, तो देखिए फोर्स क्या निकला, फोर्स आपका निकला ये एम ए। तो ए की जगह ये वाई करके पुट करो, चाहे ऐसे करके पुट करो ना, दोनों रूप में लिखा था मैंने उसको, ये देखिए, ये चाहे ऐसा फॉर्म में लिखो चाहे ऐसे, एक ही मतलब है, वो लास्ट में ऐसा लिखना ही पड़ता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमने फोर्स लिख लिया। अब चूंकि फोर्स लग रहा है मतलब वहां पे वर्क हो रहा है। यदि परत को माध्य स्थिति से सूक्ष्म दूरी dy तक यदि हम डिस्प्लेस कर दिए तो बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, माइनस एफ डी वाई, जहां पे नेगेटिव साइन ये बताता है कि वो बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है हमको, फोर्स जो लग रहा है उसके मेन पोजीशन के हम ऑसिलेट वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो कुल कार्य W बराबर 0 से y इंटीग्रेशन के फॉर्म में माइनस एफ डी वाई, और f की वैल्यू आपने निकाली हुई इक्वेशन नंबर 4 से, तो यहाँ पुट कर देंगे आप, तो फाइनली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। सारी चीजें बाहर चली जाएंगी इंटीग्रेशन से, केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, y का, जो कि वाई स्क्वायर बाई 2 ही लिखेंगे क्योंकि लोअर टू अपर लिमिट इज 0 टू y। एंड फाइनली यू हैड दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। हम चाहें तो यहाँ पर भी वी स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी, एन स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे। ठीक, मतलब यही जो किया गया कार्य है, परत पर किया गया यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इस प्रकार परत की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, लेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U से रिप्रेजेंट कर दोगे आप इसी एक्सप्रेशन को, और V बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। तो फाइनली U इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर रो dx, और y स्क्वायर के जगह मैं ये रख दूंगा, ये y की वैल्यू है ना। ठीक, शुरू में इंटीग्रेशन के टाइम पे ऐसा रखे थे, और लास्ट में आपने y की वैल्यू ऐसे पुट कर दी यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर आपको 3 में मिला है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये वाली, और इक्वेशन नंबर 5 में आपको मिला है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली। हमें निकालना है टोटल एनर्जी मीडियम की। तो टोटल एनर्जी क्या होगा जी, जोड़ दोगे आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वेशन नंबर 3 की पूरी वैल्यू यहाँ रख दिए, इक्वेशन नंबर 5 की पूरी वैल्यू यहाँ रख दिए। दोनों में से क्या कॉमन है, तो ये टर्म्स कॉमन है, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो dx इज कॉमन, एंड हियर यू हैव cos square 2 pi by lambda vt minus x plus sin square 2 pi by lambda vt minus x, which is identity equation. So cos square theta plus sin square theta is equal to 1, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। Then finally you have total energy is equal to 2 pi square n square a square rho dx। अब हम लोग जानते हैं कि परत का आयतन कितना होगा, परत का आयतन जो वॉल्यूम होगा वो dx इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया a के बराबर होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर 1 ले लिया है, तो जो एक्चुअल में dx है वही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, 1 इंटू वॉल्यूम, तो वही लिखा है कि dx इंटू 1 इज इक्वल टू dx, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1, अर्थात उक्त एनर्जी dx वॉल्यूम की है, अतः माध्यम के एकांक आयतन में कणों की ऊर्जा या तरंग का ऊर्जा घनत्व मतलब dx इज इक्वल टू क्या, एकांक आयतन कहने का मतलब है dx की जगह 1 ले लीजिए। तो फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कि किसी माध्यम के एकांक आयतन में कणों की कुल ऊर्जा कितनी होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। सो E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर एंड रो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी टाइम पे भी डिपेंड नहीं करती और पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करती, कि एक्स से उसकी दूरी से भी वो डिपेंड नहीं करती। तो ये समतल प्रगामी तरंग के कारण माध्यम में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या कणों की कुल ऊर्जा का व्यंजक उत्पन्न कीजिए करके आपसे 5, 4, 6 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके लेके आना है, जिसके लिए ये मेन इक्वेशन है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन में इसी के आधार पे एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, एनर्जी फ्लक्स क्या है, तो सिंपल, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का थ्योरम में ही सबसे पहली बार फ्लक्स पढ़ा होगा कि फाई इज इक्वल टू, हम लोग गॉस के थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि एक एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू होता है, कि
टोटल चार्ज जो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो फाई का जो टर्म होता है वो फाई क्या होता है जी, अपने आप में बी ए, एरिया, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक, मैग्नेटिक एरिया कितने एरिया से वो गुजर रहा है, परपेंडिकुलर गुजर रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक, उसको ही आप फ्लक्स बोलते हो, फाई से रिप्रेजेंट करते हो वहां पे ना। तो यहाँ पे फ्लक्स कहने का मतलब है कि कितना जो वेव है वो उस पर्टिकुलर एरिया से ट्रेवल करता है, ठीक। एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन लेंगे और उसमें से कितना वेव ट्रेवल करता है उस चीज को निकालना रहता है। तो फ्लक्स कहने का मतलब है कि तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कोई भी चीज परपेंडिकुलर पोजीशन में लिखा रहे वहां पर, ठीक, जिस दिशा में आपका क्या चल रहा है, वेव चल रहा है, तरंग संचरण की दिशा में लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली किसको, एनर्जी को, जो कि दिस मच अमाउंट होती है, को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लक्स कहा जाता है। तो फिर कैसे निकलेगा, मतलब dx के जगह आप क्या कर लोगे, v कर लोगे, ठीक, मतलब यहाँ पे ये इस वाले एक्सप्रेशन में dx के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे, तो जो आएगा वो एनर्जी फ्लक्स कहलाएगा। तो फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन, ये वाला, बस सिर्फ आपको क्या करना है, dx के जगह v पुट कर देना है, ठीक, ये वाला यहाँ पर, ठीक। तो सिंपल ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछता है कि एनर्जी फ्लक्स का क्या है एक्सप्रेशन, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ उसी में dx के जगह ऊर्जा फ्लक्स मतलब v आयतन में कणों की ऊर्जा, ठीक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आज हमने इस क्लास में कवर किया। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिशन क्या होता है मीडियम का प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के ट्रांसमिशन के थ्रू। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे उसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का आइडियल इक्वेशन होता है साइन के फॉर्म में, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को, ये वाले एक्सप्रेशन से शुरुआत यहीं से होती है। एक बार आपको इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर से डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक बार अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। और ये भी याद रखिएगा ओमेगा मतलब कोणीय वेग फ्रीक्वेंसी के टर्म पे क्या होती है, रेखीय वेग और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, ये एक मूल इक्वेशन है, इसके थ्रू छोटा रिलेशन v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, उसके थ्रू आप ध्यान रखिएगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, फोर्स के इक्वेशन से, सिंपल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से, और टोटल एनर्जी अपन निकाल लेंगे। और टोटल एनर्जी निकालने के बाद जो टर्म आउट आएगा एकांक वॉल्यूम के लिए, प्रति एकांक वैल्यू के लिए, वो आपका ऊर्जा घनत्व कहला जाएगा। और अगर उसी में थोड़ा सा आगे आपसे पूछता है कि एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, तो सिर्फ आपको dx की जगह कोई वॉल्यूम ले लेना है जो कि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा होती है, तो वो एक यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, एरिया आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक, एकांक आयतन के तहत, ठीक, इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले के तहत। तो dx की जगह आप v ले लेना, जैसे यहाँ पे थ्योरी में अपन लिखे हैं कि v आयतन में कणों की ऊर्जा कितनी है, और फिर आपका एक्सप्रेशन में सिर्फ उसी एक्सप्रेशन में v आ जाएगा और वही आगे, ये ऑब्जेक्टिव में जनरली रिफ्लेक्ट होता है। और ये मेन इक्वेशन है कि एनर्जी फ्लक्स आप बताइए बोलेगा तो इसको डिराइव करके लेके आना। तो एक अच्छा टॉपिक है, छोटा है, मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है, आसानी से बन जाता है, इसको आप तैयार करके रखिएगा, ठीक। अब हम लोग अपने नए क्लास में, नेक्स्ट आने वाले क्लास में कवर करेंगे हमारे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस यूनिट नंबर 1 के, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेते हुए यूनिट नंबर 1 को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।